भांगना भी नहीं के बारे में कुछ आजकल को हाँ सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, जियो से स्टार्ट करना बेहतर रहता है। अच्छा, तो ये भी तो पढ़ना जरूरी है। तो 4 चैप्टर्स के बाद ऑर्गेनिक ही शुरू करेंगे। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, 4 ही चैप्टर बचा हुआ है। उसके बाद ऑर्गेनिक पर ऐसा नहीं होगा ना कि ऑर्गेनिक जीओसी पढ़ा दूं और फिर उसके हाँ हाँ, मतलब एक होता है, एक लिंक होता है, समझा। अगर जीओसी पढ़ा दूं फिर उसके बाद मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जीओसी के बाद फिर दूसरा, फिर उसके बाद आपको रिमेनिंग ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप ही भूल जाओगे, हमको पढ़ाने में दिक्कत होगा, क्योंकि जीओसी में लिंक बन जाता है। उसके बाद उसका रिमेनिंग चैप्टर होता है, उसको खत्म करना आसान होता है। हाँ हाँ, कल ये अनाउंसमेंट हो गया 30%। वो बोला है ना कि ज्यादा क्वेश्चन देगा, ज्यादा क्वेश्चंस, मतलब ऐसा बोला गया है कि जैसे केमिस्ट्री में 90 क्वेश्चंस रहता था आप लोग का, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे मतलब रिमेनिंग चैप्टर से भी क्वेश्चंस रहेगा, बट आपको 90 क्वेश्चंस ऐसा मिल जाएगा जो कि रिड्यूस सिलेबस से होगा। समझा? नहीं समझा? 90 को हाँ, 90 क्वेश्चंस आपको ऐसा मिलेगा जो कि रिड्यूस सिलेबस से रहेगा, अदर सिलेबस से भी रहेगा, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएगा। जो भी जैसे जेई का होता है तो जेई में 25 होता है तो उसके जगह पर ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएगा। बट पूरा रिड्यूस सिलेबस का भी तो आपको नेट पर अवेलेबल है, कौन कौन सा चैप्टर से क्या क्या टॉपिक रिमूव किए हैं। जैसे केमिस्ट्री से बात करूं कौन कौन सा चैप्टर्स कंप्लीटली रिमूव्ड हो गया, मतलब रिड्यूस्ड किया है। जैसे अगर मैं बात करूं तो लास्ट चैप्टर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये दोनों ऐसे भी बकवास चैप्टर्स है, उसको रिमूव कर दिया, बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद देखेगा तो एक मेटलर्जी है, मेटलर्जी को पूरा रिमूव कर रिड्यूस कर दिया, उसमें रखा है। फिर उसके उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स का भी कुछ सेक्शंस बहुत सारा सेक्शंस रिड्यूस किया है।
हाँ, बहुत सारा चैप्टर रिड्यूस किया है, तो हमें लगता है कि उस पर अगर फोकस ज्यादा करोगे, उस पर ज्यादा उसको जो रिड्यूस सिलेबस को बार बार पढ़ोगे तो दैट विल बी मोर एफिशिएंट। आप लोग के लिए मतलब एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रिड्यूस सिलेबस को बार बार पढ़ना है, रिड्यूस सिलेबस पर ही ज्यादा थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ना है, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा एज कम्पेयर टू रीडिंग होल सिलेबस। तो ये आप कर सकते हो वहां पर। जैसे इस चैप्टर्स में मैं बात करूं, इस चैप्टर्स में भी जैसे लास्ट पोर्शन होता है इसका सेमीकंडक्टर हो गया, हाँ सेमीकंडक्टर पार्ट, ऐसे फिजिक्स में पढ़ते हो, मैं भी पढ़ा देता था, तो वो पार्ट रिमूव कर दिया है। तो हमें नहीं लगता है कि वो चैप्टर, जो चीज आप पढ़ो, जो चीज आपको सिलेबस के अंदर है उस पर आप डिटेल्स एनालिसिस करो, उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनाओ, तो वो बेहतर होगा। मतलब होल सिलेबस रीड नहीं करना है। और अच्छा है, क्यों हम पॉलीमर पढ़े, पॉलीमर जब आ ही नहीं रहा है तो पॉलीमर के जगह हम क्यों ना बायोमोलिक्यूल्स का जो भी मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड आ रहा है उस पर क्यों ना फोकस करें, हम उसको क्यों ना हम थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ ले। तो ये चीज आप लोग के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और ये एक्शन लेना भी सही था, क्योंकि अगर देखा जाए सीबीएसई में, देखा जाए सीबीएसई में, तो सीबीएसई के जो 12th वाले बच्चे भी तो जी और नीट देंगे, 12th वाले बच्चे भी देंगे ना, उसके लिए तो एक तरह से प्रॉब्लम हो जाएगा, वो तो धर्म संकट में फंस जाएगा देखोगे तो ये अच्छा हुआ, ये मतलब हम लोग और पहले से ही मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा ही डिसीजन, ये ऐसा होना चाहिए, अदरवाइज उसके लिए दिक्कत हो जाता। बोर्ड के लिए पढ़ रहा है 30% रिड्यूस सिलेबस, और जेई अगर नीट का तैयारी करना चाहता है उसके लिए 100% सिलेबस, ये कैसे पॉसिबल है। चलो तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये चैप्टर शुरू में थियोरेटिकल है, थोड़ा थियोरेटिकल है ये चैप्टर्स शुरू में, और उसके लिए मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी मतलब यूनिट सेल शुरू होने के पहले एनसीईआरटी में बहुत अच्छा से डिस्क्राइब करके दिया हुआ है, तो आप वहां से एनसीईआरटी से पढ़े, मैं बता दूंगा, उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीड करना है। मैं जो मैक्सिमम पॉइंट होगा मैं आपको कवर करने की कोशिश करूंगा, वहां एनसीईआरटी में जाकर पढ़ना है। तो लिख लो इसमें, इसको शुरू करते हैं। बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। मीन सॉलिड दो तरह का होता है, सॉलिड दो तरह का होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एक एमोर्फस सॉलिड है, यहीं से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले लिखे बेस्ड ऑन arrangement of constituent particles this is the classification of solid based on constituent arrangement of constituent particles। ये दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड। तो एक एक करके मतलब आप दो कॉलम बना ले और एक एक करके पॉइंट लिखते चले और समझते चले। इसमें लिखें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। क्या मैं बोलना चाहता हूं, समझें इसको। जैसे अगर ए है, बी है, ए बी, एक रेगुलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। Means in case of crystalline solid there is regular arrangement of constituent particles. These all are the A and B are the constituent particles of crystalline solid.
और आपको पता है कि किसी भी सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से टच करते हैं। दूसरे में इधर लिखिए रैंडम अरेंजमेंट ऑफ constituent particles, random arrangement of constituent particles। इसमें देख रहे हो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज्ड, बट यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न्स। देखो इसको बोला जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसको बोला जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या इसको बोला जाता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। and this one is short range order। लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलने का मेरा मतलब है कि यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये जो रेगुलर पैटर्न्स है, ये बहुत लंबे दूर तक ये फॉलो करते हैं। बट इसमें क्या बोला? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। कुछ जगह पर ऐसा आपको दिखाई देगा, जैसे देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये एक रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, बट कुछ ही दूर तक। समझ रहा है ये चीज? तो इसलिए इसको बोला, क्या बोला गया? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इस एमोर्फस सॉलिड में कुछ जगह ऐसे मिल सकते हैं कि जहां पर वो एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, बट हर एक जगह नहीं मिलेगा, एक लंबे ऑर्डर में नहीं मिलेगा। इसलिए इसको बोला जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इसको बोला जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। समझ गया? नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का ना शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पर लिखो शार्प मतलब फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसका एक टर्म होता है हीट ऑफ फ्यूजन। इसका हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है। तो ये लिख लो शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें क्या होता है? रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा, मतलब रेंज ऑफ, डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा अभी। यहां पर क्या मिलेगा? रेंज ऑफ melting point and do not have fixed heat of fusion। एक देख रहे हो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर पर ही पूरे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा।
लिखा गया ना, इट हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और हीट ऑफ फ्यूजन, व्हाट इज हीट ऑफ फ्यूजन? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इस कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट पर whatever heat you will supply that will use to change the phase of the solid, that is called heat of fusion। ये बताया हूं मैं ये सब। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट मिल रहा है और साथ ही साथ इसका हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या है, फिक्स्ड है। बट इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा, जैसे इसमें भी हम हीटिंग कर्व भी बना रहे हैं, ये टेम्परेचर एक्सिस रख लीजिए, इसमें आपको ये जो आपको मिल रहा है ना, दिस इज द रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा, ये लगेगा जैसे फॉर एग्जांपल 80 to 90 डिग्री पूरा मेल्ट हो रहा है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि 80 डिग्री पर ये मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पर रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट मिलने वाला है, बट इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। इसको हम बोला करते हैं ट्रू सॉलिड, इसको क्या बोला करते हैं, ट्रू सॉलिड। और इसको क्या बोला करते हैं, सूडो सॉलिड। एक सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है, तो ये दोनों लिख लें, इसको ट्रू सॉलिड बोला जाता है और ये सुपर कूल्ड लिक्विड। सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड, इसको हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं। एंड दिस वन इज सूडो सॉलिड और सुपर ये देखिए क्या होगा, चेंज हो गया क्या कुछ? सर कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है। देखिए क्या होगा, कौन है? अरे वो बच्चा को रिमूव कीजिए, पढ़ाने का मकसद से नहीं आता, डिस्टर्ब करने का मकसद से आता है। उसको वो म्यूट कर दीजिए उसको। और कुछ ऑप्शंस होता है, देखिए उसको उसको उसके पापा को फोन करके बोलिए ये सब, समझे? सबसे बड़ा डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन वो बच्चे के पास नहीं है। देखो तैयारी भी करने से सबसे बड़ा चीज होता है, बताओ पता है, कोई भी कंपटीशन का तैयारी करो, चाहे ग्रुप डी लेवल का भी तैयारी करो, ग्रुप डी लेवल का, उसमें भी बहुत सारा आजकल कंपटीशन है। बहुत सब जगह उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे ग्रेजुएट लोग भी उसमें फॉर्म फिल करते हैं ग्रुप डी लेवल का भी इवन जॉब लेने के लिए। तो उसमें ग्रुप डी लेवल का भी जॉब देखो, उसमें भी एक डिसिप्लिन खोजता है, डिसिप्लिन हर एक सेक्टर में। और उसका भी तैयारी करोगे तो डिसिप्लिन, आप चाहे नीट का तैयारी करो, जेई का तैयारी करो, कुछ भी आईएएस का, आईपीएस का, एनडीए का, कुछ भी का तैयारी करो, सब चीज में एक डिसिप्लिन एक टर्म होता है। डिसिप्लिन है तो आप जिंदा हो, नहीं तो आप सीधे आउट ऑफ ट्रैक हो। हाँ, सुपर कूल्ड लिक्विड लिखा रहा हूँ, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब बता रहा हूँ अभी, इसको हम क्यों सूडो सॉलिड बोलते हैं और सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं।
तो इसको समझें, इसको हम क्यों बोलते हैं सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि इसका जो टेंडेंसी होता है, ये जो एमोर्फस सॉलिड है ना, इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे जैसे ये जो ग्लास पैनल्स दिख रहा है ना, ये ग्लास पैनल्स मतलब लंबे टाइम के लिए, मतलब अगर इसको ही मतलब 100 ईयर्स के बाद देखोगे तो क्या होगा ना, इस ग्लास पैनल्स का जो निचला वाला पोर्शन होगा ना, वो थोड़ा मोटा हो जाएगा। समझ रहे हो, नीचे वाला पोर्शन, मतलब ये क्या करता है ना, धीरे धीरे लंबे टाइम के लिए, लंबे टाइम छोड़ दोगे ना तो ये फ्लो करता है, इसलिए इसको क्या बोल रहा था, सुपर कूल्ड लिक्विड। ये फ्लो करता है, जैसे जैसे बस में जो देखते हो ना, बस में जो पैनल्स लगा रहता है, ग्लास पैनल्स, वो बहुत पुराना बस देखेगा तो देखेगा शुरू में तो जब खरीद कर लाया होगा तो उसमें कुछ पूरा यूनिफॉर्मिलिटी होगा, बट जैसे जैसे टाइम पास होगा तो देखोगे नीचे वाला पोर्शन ना उसका थोड़ा मोटा हो गया, ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा पतला हो गया। ये इसलिए होता है क्योंकि दैट इज मेड अप ऑफ एमोर्फस, उसको हम लोग एमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। जितने भी ग्लास होते हैं ना, दे आर ऑल आर कॉल्ड एमोर्फस सॉलिड, और इसका टेंडेंसी होता है, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो ओवर टाइम। समझ रही है ये चीज? तो यहाँ पर यहीं पर लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो सुपर कूल्ड लिक्विड ड्यू टू, ऐसे रीजन लिख लो, ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू फ्लो ओवर टाइम। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है, एज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो ओवर टाइम। ये समझ गया ये पॉइंट? इसको ट्रू सॉलिड बोला जाता है, इसको सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। क्यों सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है? एज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो ओवर टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसका देखोगे ये फ्लो करेगा। अगर इसमें और लिखना है, फुल स्टॉप के बाद इसको और कंटिन्यू कर लीजिए। दैट इज वाई ग्लास पैनल्स fitted in old building, glass panels fitted in old building, glass panels fitted in old building have difference in thickness of upper edge and lower edge। अब समझ में आ गया होगा, पूरा चीज उसके बारे में लिखा दिया। उसके बाद अगला पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का लिखो। इसको बनाया कैसे जाता है लिखो, प्रोड्यूस्ड बाय, इसमें लिखना प्रोड्यूस्ड, नेक्स्ट पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय slowly cooling under controlled conditions। It is produced by slowly cooling under controlled conditions। मतलब ऐसे समझ सकते हो, मतलब इसको बनाने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर, प्रेशर सब दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर मैनर में अरेंज हो सके। इसमें बोला ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न्स
इसमें हम टाइम देते हैं बनने में, इसको प्रॉपर टेम्परेचर प्रेशर वगैरह दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न फॉलो कर सके। इसमें लिख लो, लिख लीजिए, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रैपिड कूलिंग, रैपिड कूलिंग, it is produced by rapid cooling. अगला पॉइंट लिखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिखिए अगला पॉइंट। इसमें लिखिए रेगुलर क्लीवेज, रेगुलर क्लीवेज। इसका मतलब है कि इसको जब काटेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटेंगे, तो एक क्या मिलेगा, एक तरह से हम लोग बोलते हैं, एक टर्म है प्लेन सरफेस मिलेगा। इसको जब काटोगे ना क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो यहाँ पर एक प्लेन सरफेस मिलेगा, बट इसको काटोगे तो क्या मिलेगा, रफ सरफेस मिलेगा। समझ गया? तो इसको लिख लो, इसमें दैट इज यहाँ पर कंटिन्यू कर लीजिए, दैट इज break into pieces, break into pieces, break into pieces with plane surface, with plane surface, with plane surface, with plane surface। इधर लिख लीजिएगा irregular cleavage, irregular cleavage, that is break into pieces, break into pieces, pieces with irregular surface, irregular surface। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब इसको जब काटेंगे तो एक प्लेन सरफेस मिलेगा, इसको जब काटेंगे तो एक इर्रेगुलर सरफेस मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक, हाँ आइसोट्रोपिक। और एन आइसोट्रोपिक का मतलब लिख लेना, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल properties like refractive index, resistance, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है, एटसेट्रा। The physical property have different value in different directions। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इट इज एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है, इट हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इधर लिख लेना, इट इज आइसोट्रोपिक, इसमें लिख लेना आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक। देखो नाम से ही पता लगता है, आइसो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट डायरेक्शंस में जाओगे तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। यहां पर एन लग गया, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं मिलेगा।
ऐसे ध्यान रखना, आइसोट्रोपिक मतलब सेम मिलेगा, क्या चीज, फिजिकल प्रॉपर्टी। एन आइसोट्रोपिक में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं मिलेगा, इतना ध्यान रखना है। तो इधर लिख लो, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी like refractive index and resistance etc have same value in different directions। खाली यहां पर डिफरेंट के जगह सेम कर दीजिएगा। चलो ये भी समझ में आ गया, इसको एनआइसोट्रोपिक बोला जाता है और आइसोट्रोपिक इसको बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जांपल जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, हाँ ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड्स, क्वार्ट्ज, ये सब एग्जांपल याद करना है, पूछा करते हैं। आइस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जितना भी एग्जांपल आपको दिए हैं, दे ऑल आर रेगुलर और दे ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो और एग्जांपल बच गया, तो अभी हम लोग ना क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप्स पढ़ेंगे तो ये सब क्या होगा, ये सब भी क्या होगा, और बहुत सारा एग्जांपल उसके अंदर ऐड होगा। ये CO2 गैस होता है, बट सॉलिड CO2 की बात करोगे ना, तो वहां पर दे विल कम अंडर क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब ऐसा नहीं है कि CO2 गैस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है। जब उसको हम अगर सॉलिड जो CO2 होगा ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं, आगे देखोगे इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड बोला जाता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी डिफरेंट टाइप्स है, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, और भी डिफरेंट टाइप पढ़ोगे, आयनिक सॉलिड हो गया, पढ़ाऊंगा। इसमें लिख लो, इसमें एग्जांपल इसमें लिख लेना, ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, पिच, ये जो रोड पर दिया जाता है ना, पिच, PITC, और भी बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, इतना एटलीस्ट ध्यान रखें। चलो, तो इस चैप्टर्स में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अभी हमने देखा दो तरह का सॉलिड होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमोर्फस सॉलिड। बट इस चैप्टर्स में हम मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड पर फोकस करेंगे, तो अब एमोर्फस सॉलिड के बारे में और चर्चा नहीं करेंगे। आई विल फोकस मेनली ऑन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी डिफरेंट टाइप्स होता है, तो उसके बारे में आप लिखो। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, types of crystalline solid, types of crystalline solid, based on force of, based on type of constituent particles, types of constituent particles, types of crystalline solid based on types of constituent particles। चलो, तो इसमें ये कितने तरह के होते हैं, एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहला लिखे आप आयनिक सॉलिड, लिखें आयनिक सॉलिड। इसमें आयनिक सॉलिड के बारे में लिख लीजिए। इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होंगे, आयंस होंगे, तो इसमें लिख लो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसमें आयंस होंगे। आयंस मतलब केटायंस और एनायंस। मतलब इसका आयनिक सॉलिड का जब
आयनिक सॉलिड के बारे में सोचते हैं तो NaCl का याद आता है। NaCl क्या है? एक तरह से आयनिक सॉलिड है। तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे, केटायंस और एनायंस। अगला पॉइंट लिख लेना, इस केटायंस एनायंस के बीच क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इसमें सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन केटायंस एंड एनायंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन केटायंस एंड एनायंस। ये हार्ड होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है, ब्रिटल का मतलब जानते हो? 8, 9, 10th में पढ़ते होंगे ब्रिटल और इजीली ब्रेकेबल। हाँ, इजली उसको हैमर अगर उसके ऊपर चलाएंगे ना तो इजली टूट जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिटल। एक टर्म होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब अरे 8, 9, 10 स्ट्रेचेबल। हाँ, क्या क्या? स्ट्रेचेबल सर। अच्छा, स्ट्रेचेबल। हाँ अच्छा, कैन बी मेड इनटू थिन वेयर्स। हाँ आप सही बोले हैं, कैन बी मेड इनटू थिन वायर्स। मतलब ये जो आपका गोल्ड और सिल्वर होता है, दे आर हाईली डक्टाइल इन नेचर। इसका मतलब होता है क्या? कि दे कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। इसलिए ज्वेलरी वगैरह होता है गोल्ड का बनाया जाता है, ड्यू टू देयर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना। चलो अगला पॉइंट, ये हार्ड ब्रिटल लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट लिख लीजिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जो आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर in molten state और aqueous solutions। मतलब अगर सॉलिड NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो पास नहीं होगा, इसलिए लिखा हूं इट विल बिहेव एज ए इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। बट अगर उसको हम मोल्टेन स्टेट में ला दे या एक्वा सॉल्यूशन में ला दे, पानी में डाल दे, देन इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, आयनिक सॉलिड आर बिहेव एज ए इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट इट विल बिहेव एज ए कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट और एक्वा सॉल्यूशन। मोल्टेन स्टेट का मतलब समझते हो? जैसे आयरन का मोल्टेन स्टेट, पिघला हुआ आयरन देखे हो, उसको बोलते हैं पिघला हुआ आयरन। से इंडस्ट्री वगैरह में जाओगे, कभी विजिट करने का चांस मिलेगा तो वहां पर देखोगे बहुत सारा जो आपका जो टाटा स्टील है, टाटा स्टील, तो वहां पर जाओगे तो बहुत ये सब आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्री। तो ये एक मोल्टेन स्टेट होता है। एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या? उसमें पानी डाल देंगे तो एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट लिख लीजिए, अगला पॉइंट है एग्जाम्पल कोई लिख लीजिए, जैसे NaCl हो गया, MgO हो गया, ZnS हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड हो गया। ये सब सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ आयनिक सॉलिड। मतलब ये सब एग्जाम्पल भी क्या, ये सब एग्जाम्पल भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही हो सकता है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही पार्ट्स है। उसके बाद नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, सेकेंड वन इज मेटालिक सॉलिड। सेकेंड वन इज मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे बताओ? मेटल एटम, उससे अच्छा बोलते हैं मेटल एटम। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे मेटल्स एटम्स होंगे, मेटल्स एटम्स। इसमें किस तरह का बॉन्डिंग एग्जिस्ट करते हैं? तो हम बोलेंगे मेटालिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग।
नेक्स्ट लिख लें, ये हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, हार्ड, मेलेबल एंड डक्टाइल। हाँ, तो हम तो जानते हैं ये जो आयरन आयरन होते हैं, दे आर हार्ड, मेलेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलेबल? ऑन हैमरिंग, हाँ, थिन सीट में, सीट जैसे बॉक्स बनता है, आयरन का बॉक्स बनता है, ड्यू टू देयर प्रॉपर, ड्यू टू देयर मेलेबल नेचर्स ओनली। ये जो आयरन बॉक्स डब्बा देखते हो ना, ये सब ड्रम्स, ये सब क्यों? देयर वो आयरन का बना होता है, एंड दैट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबल नेचर्स। समझ गया ये सब? चलो अगला पॉइंट लिखो। तो ये हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, कंडक्टर इन, कंडक्टर इन सॉलिड, conductor in solid state and in molten solution, and in molten phase लिख लीजिए। conductor in solid state and in molten phase, मतलब ये सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और मोल्टेन फेज में भी करेंगे। बट जो आयनिक सॉलिड हैं, दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फेज, बट इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड मोल्टेन फेज। फिर अगला पॉइंट लिख लीजिए, फेयरली हाई, फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जल्दी मेल्ट नहीं होता है। उसके बाद एग्जांपल लिख लीजिए, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या है? मेटल्स है, मेटालिक सॉलिड है, एटसेट्रा। तो दो तरह का सॉलिड हो गया, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। तीसरा है दैट वन इज कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं, कोवेलेंट, कोवेलेंट। और इसका एक और नाम है नेटवर्क, नेटवर्क सॉलिड बोला जाता है। कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड बोला जाता है इसका। तीसरा टाइप्स, चार तरह का होता है, मैं बता दूं, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। और एक चौथा होता है मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड का भी तीन तरह का होता है। एनसीईआरटी बुक में ना ये सब टेबल बना कर दिया है, बहुत अच्छी तरह से लिखा है। तो इसको पढ़ाने के बाद एक बार आप जरूर पढ़ें उसको। थर्ड हम लोग बात कर रहे थे कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड की। इसमें लिख लो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलने होंगे एटम्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होंगे। दूसरा लिख लीजिए, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग। जैसे मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्डिंग, तो इसमें क्या कोवेलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट करते हैं। और ये कोवेलेंट बॉन्डिंग कर कर एक नेटवर्क बना लेते हैं, नेटवर्क। तो इसमें लिख लीजिए फॉर्मिंग, ऐसे लिख लो, फॉर्मिंग जॉइंट स्ट्रक्चर। जैसे अगर मैं बात करूं डायमंड का, डायमंड में देखोगे एक तरह से जॉइंट स्ट्रक्चर है, हर एक कार्बन टेट्राहेड्रली अरेंज रहते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग, जैसे इसका एग्जांपल देखोगे आगे जाकर, ग्रेफाइट, डायमंड, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फॉर्मिंग जॉइंट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, ये हार्ड होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ये इंसुलेटर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। इंसुलेटर
they will behave as a insulator except graphite. Graphite is a good conductor of electricity. Next point, very high melting point इसका होता है। और उसके बाद इसका एग्जांपल ध्यान रखना, डायमंड ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन ऑक्साइड को ही क्वार्ट्ज बोला जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, ये सब एग्जांपल्स ऑफ कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड हैं। चलो उसके बाद हम चौथा टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। चौथा है दैट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। फोर्थ वन इज व्हाट? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगा, नाम से ही पता लगता है मॉलिक्यूल्स होगा। तो इसमें लिखें आप, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा दैट विल बी मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 तरह के होते हैं, मतलब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन 3 पार्ट्स में किया गया है। कौन कौन सा, इसको आप देखें। तो इसमें आप लिखे, पहला टाइप्स होता है दैट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, मतलब इससे नाम से ही पता लग रहा होगा कि मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, कुछ ऐसा है ना। तो इसमें लिख लीजिए आप, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है। दूसरा चीज, ये हार्ड इंसुलेटर, मीन्स ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आइस है। आइस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। इसका एग्जांपल आइस ध्यान रखिएगा। दूसरा आगे बढ़ते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो इसमें क्या होता होगा? डायपोल इंटरेक्शंस होता होगा। डायपोल इंटरेक्शंस, आपको पता होगा 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच डायपोल इंटरेक्शंस होता है, बताया हूं। 4-5 तरह का इंटरेक्शंस बताया था आपको केमिकल बॉन्डिंग में। तो उसमें से एक था डायपोल इंटरेक्शंस, मतलब इसमें डायपोल इंटरेक्शंस होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच डायपोल इंटरेक्शन होता है। फिर उसके बाद इसमें लिख लीजिएगा, ये सॉफ्ट होते हैं, ये भी इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। और इनका एग्जांपल ध्यान रखिएगा, HCl सॉलिड, SO2, CO2, SO2, SO2, और भी बहुत सारा हो सकता है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। ये सब क्या है? आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तीसरा लिख लीजिएगा, तीसरा इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड,
तो नॉन पोलर नाम से ही लग रहा है कि इसमें लंदन डिस्पर्सन फोर्स होंगे, मतलब दो, एक तो डायपोल डायपोल था, दो नॉन पोलर के बीच कैसा इंटरेक्शन होता था, दैट इज लंदन डिस्पर्सन फोर्स। तो इसमें लिख लीजिएगा लंदन डिस्पर्सन फोर्स। और ये मेनली नोबेल गैस के बीच में लगता था, इसका एग्जाम्पल भी याद रखा जाता है। तो ये इसमें लिख लीजिए पहले लंदन डिस्पर्सन फोर्स, फिर ये सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, सॉफ्ट इंसुलेटर एंड वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। और इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, जैसे आर्गन हो गया, CCl4 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या, हाँ इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल, इसका दूसरा नाम है, बिल्कुल सही बोला, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल इसको बोलते हैं। एक आयन डायपोल था, दूसरा डायपोल डायपोल था, और फिर डायपोल इंड्यूस डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल, और चौथा था इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल, उसी को लंदन डिस्पर्सन फोर्स बोलते थे। तो इसका एग्जांपल आर्गन हो गया, आर्गन सॉलिड, CCl4, ये सब देख रहे हो, ये सब सब नॉन पोलर है, ये सब नॉन पोलर है सब। CCl4 डायपोल मोमेंट 0 है, CO2 डायपोल मोमेंट 0 है, नेट डायपोल मोमेंट इज 0। तो ये सब सम ऑफ द एग्जांपल्स हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे और भी लिख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन सॉलिड, आयोडीन सॉलिड। तो ये पूरा कंप्लीट हुआ, ये जो भी हम 4 तरह का बात कर रहे थे, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट वन, फर्स्ट वन इज आयनिक सॉलिड, सेकेंड वन इज metallic solid, third one is crystalline covalent solid, and fourth one is molecular solid. मोलिकुलर सॉलिड को भी फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, उसको भी मैं बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखिए, मतलब ये वाला पोर्शन आपको एनसीईआरटी से एक बार जरूर अब पढ़ना है। तो ये चैप्टर्स मजेदार है या नहीं? मजेदार है? नहीं? कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है बता, कुछ भी रहे, केमिस्ट्री, कोई तो ऐसा चैप्टर होगा जो अच्छा लगता हो। लास्ट वाला चैप्टर जो, जो हट गया वो अच्छा लगता था। चलो अच्छा, कोई भी चैप्टर तो अच्छा लगता है, वो तो और मतलब अभी के समय का एक बहुत बड़ा रिसर्च स्कोप है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो आगे जाकर रिसर्च करना बायोटेक्नोलॉजी हर में बहुत ज़्यादा उसका यूजेज है, आगे उस पर जाकर रिसर्च करना। तो इधर गलत जगह आ गया, IIT वगैरह में जाता उधर। अच्छा, नीट लेवल का लगता है ना? इस बार अच्छा चांस है, इस बार भी लगता है क्वेश्चंस का लेवल लो होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल लो होगा तो इस बार भी आप चाहो तो अच्छा कर सकते हैं। तो अगले बार से जो 2-3 साल से जो क्वेश्चंस इतना लो ग्रेड का पूछ रहा है, एकाएक उसका क्वेश्चन का लेवल चेंज करेगा, ऐसा लगता है। क्योंकि कुछ जो NTA ना अपना क्वेश्चंस का लेवल का झलक पिछले साल का जो जेईई मेंस में जो था ना, 2020 का जेईई मेंस में दिखाया था थोड़ा। हाँ, नीट का जो सेकंड फेज हुआ था उसमें भी थोड़ा सा झलक दिखाया है। तो क्वेश्चंस का वो टफ करेगा, तो थोड़ा किस्मत अच्छा था जो 1-2 साल से हल्का पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल वो मेंटेन करेगा। चलो, तो उसके बाद आगे लिखें, क्रिस्टल लैटिस, एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल,
ये बायोलॉजी वाला सेल नहीं, बायोलॉजी में भी सेल है ना, और केमिस्ट्री में भी एक और है यहाँ पे यूनिट सेल, एक और सेल बैटरी, फिजिक्स में भी है। मतलब आप लोग पर बहुत जुर्म किया जाता है ना। कहीं पर और कहीं पर कुछ और किसका मीनिंग अलग होता है, कहीं पर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। क्या इसलिए साइंस साइंस से डरते हैं? साइंस डरते हैं तो क्या है, इससे इससे अच्छा अकाउंट्स अकाउंट्स पढ़ो, कॉमर्स, हिस्ट्री, आर्ट्स, उसको पढ़ो, हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसमें भी इतना मुगल का नाम याद करते करते थक जाएगा, दिल्ली सल्तनत का नाम याद करते थक जाएगा। चलो, तो इसमें देखो क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो सबसे पहले समझना है क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। क्रिस्टल लैटिस होता क्या है? क्रिस्टल लैटिस या सिंपली इसको लैटिस बुलाया था। तो पहले ये लिखो, क्रिस्टल लैटिस और या लैटिस, सिंपली लैटिस भी बोला था। इसको पहले डिफाइन कर लीजिए, फिर इसका मतलब समझिए। लिखिए, रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles, regular arrangement of constituent particles in 3D space, three-dimensional space, is called crystal lattice, is called crystal lattice. Regular arrangement of constituent particles in 3D space, three-dimensional space, is called crystalline solid, crystal lattice, या इसको simply lattice बोला है। एग्जाम्पल से समझाएं क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। लिख लीजिए, these points are called lattice point, lattice point। देखिए समझिए, यहाँ पर जैसे मैं मान लो कि आयरन का ही, ये आयरन का पार्टिकल्स बना रहा हूँ, मतलब आयरन के अंदर गए, माइक्रोस्कोप से देखें तो ऐसा कुछ दिखाई दिया हमें, ये आयरन सॉलिड है, ये Fe सॉलिड है। अब ये देखिए, ये तो इसका एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, मतलब एक्चुअली ये 3D है, मतलब ये एक लेयर हुआ, यहाँ पर भी एक लेयर होगा, ये 3 डायमेंशनल कुछ होगा, बट मेरे पास लिमिटेशन है, मेरे पास 2D बोर्ड है, तो इसी पर दिखाना पड़ेगा। तो आप इसको समझना, ये एक लेयर है, फिर ये दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, फिर इसके ऊपर भी लेयर, ये तो बहुत बड़ा होगा। तो अभी इस ये एक Fe सॉलिड है, तो इसका अरेंजमेंट हम इस चैप्टर्स में क्या करेंगे ना, पॉइंट से करेंगे। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ दीज एटम्स बाय पॉइंट्स, मतलब क्या, इसका एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी होगा। और भी एक लेयर बना देता हूं इसके ऊपर। तो ये क्या है ना, ये भी दिस इज ऑल्सो आयरन सॉलिड, या आयरन सॉलिड या आयरन का लैटिस बोल ले। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयरन पार्टिकल्स in that 3-dimensional space, that will called what, crystal lattice। इसको क्या बोलेंगे, एक क्रिस्टल लैटिस या आयरन का लैटिस। समझा ये चीज? ये क्या है, ये आयरन लैटिस है। अब इसमें ये बोला गया दीज पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स को क्या बुलाते हैं, लैटिस पॉइंट बुलाया करते हैं। इसमें हर एक पॉइंट एक लैटिस पॉइंट है, हर एक पॉइंट एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और इस केस में आयरन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये भी आयरन का लैटिस ही है, ये भी आपका आयरन का ही लैटिस है। इसमें क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयरन पार्टिकल्स इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, दैट इज कॉल्ड आयरन का लैटिस। ओके, और इसको क्या बोला है, करते हैं हम लोग लैटिस पॉइंट। इसको बना लिए, और इसमें एक चीज और देखिए, ये देखो, इसको इमेजिन करो थोड़ा, ये जो आपका एक तरह से स्क्वायर बना है, इस स्क्वायर को अगर मैं बार बार रिपीट करता जाऊं तो क्या ये होल लैटिस को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा या नहीं? मतलब क्या बोल रहा हूं, ये एक यूनिट सेल, इसको हम यूनिट सेल बुलाया करते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दिस लैटिस आर कॉल्ड, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बुलाया करते हैं। यूनिट सेल मतलब इसको अगर हम बार बार रिपीट करें, इसको हम रिपीट करें, देखो इसको रिपीट करेंगे, ये भी ऐसा ही दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा ही दिखता है, मीन्स ओवरऑल ये क्या करेगा, ए लैटिस को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, इसको हम क्या बुलाया करते हैं, यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल का डेफिनेशन भी लिखा देंगे। तो अभी आप 3 टर्म से फेमिलियर हो गए, लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, और तीसरा यूनिट सेल क्या होता है। तो यूनिट सेल का डेफिनेशन भी लगे हाथ लिख लीजिए आप, यूनिट सेल लिख लीजिए। द स्मॉलेस्ट पोर्शंस ऑफ क्रिस्टल लैटिस, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन लिख दो, repeating portions, smallest repeating portions of the crystal lattice which on repeating generates the entire lattice। अगर हम उस स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को बार बार रिपीट करें तो क्या होगा, वो क्रिस्टल बन जाएगा। मतलब ऐसा यूनिट सेल को, बहुत सारा यूनिट सेल को हम असेंबल करें एक जगह, तो क्या होगा, आपको क्रिस्टल मिल जाएगा। यही चीज बोला जा रहा है यहां पर। तो ये 3 टर्म समझ में आ गया, क्या लैटिस होता है, लैटिस क्या होता है, या क्रिस्टल लैटिस एक ही बात है सब। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिट सेल। यूनिट सेल का, कोई भी यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 थिंग्स, one is edge and second one is interfacial angle। जैसे मान लीजिए एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, इसको हम बार बार रिपीट करेंगे तो ये क्यूब बन जाएगा। यही तो लिखा है हम यूनिट सेल का डेफिनेशन। दिस इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट which you will goes on repeating, that will generate the whole cube, entire lattice। तो अब यहां पर समझे, मैं ये बोला ये यूनिट सेल is characterized by 2 things, first one is what, edge। तो देखो
ये जो देख रहे हो ये सब क्या है, यही तो एजेस बोलते हैं इसको। तो इसमें एनसीईआरटी बुक में देखा जाए तो ये फिक्स कर दिया है इसको, ये जो एज है इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। मतलब ये जो एजेस देख रहे हो ना, इसका नाम ए है, इसका बी है, इसका सी है। और दूसरा क्या है, इंटरफेसियल एंगल। ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये अल्फा दिख रहा है, ये जो एंगल दिख रहा है दिस वन इज बीटा, और ये जो एंगल दिख रहा है दिस वन इज गामा। ये एक यूनिट सेल है। किसी भी यूनिट सेल का पहचान, जैसे आपका कुछ पहचान होगा तो यूनिट सेल का पहचान है ये इज एन इंटरफेसियल एंगल। इस क्वेश्चन इससे एक न्यूमेरिकल पूछा करते हैं, जैसे देखा गया ट्रेंड डेंसिटी निकालना थोड़ा लेंदी होते हैं, और नहीं तो सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ देते हैं इससे, और नहीं तो डिफेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये सब क्वेश्चन पूछा करते हैं। ये सब आपका सिलेबस में है अभी, जो रिड्यूस नहीं किया है। हाँ रिड्यूस किया है वो आपका मैग्नेटिक पोर्शंस, मैग्नेटिक पार्ट, ये सब रिड्यूस कर दिया है। सेमीकंडक्टर जो पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि फिजिक्स में डिटेल्स में पढ़ा था, फिजिक्स में तो होगा ही वो। हाँ तो केमिस्ट्री में भी थोड़ा था। पीएनपी यार इतना नहीं था, पीएनपी सिंपली पी टाइप। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, दो तरह का होता है ना, डोपिंग करते हैं जो। ये सब बैटरी भी रिमूव कर दिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। फिर अगर सॉल्यूशन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिमूव कर दिया है। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब आई निकालना नहीं पड़ेगा आपको। आई का जो कि एक फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा। देखो चलो अब यहाँ पर आगे देखो, आगे क्या है। उसके बाद लिखिए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब थोड़ा यूनिट सेल पर चर्चा होगा। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ये दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा को बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या सेंटर्ड यूनिट सेल बोला जाता है। तो पहला लिख लो प्रिमिटिव यूनिट सेल, और इसका एक और, इसको हम सिंपल क्यूबिक भी बोल देते हैं कभी कभी। प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में ना देखोगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। इसमें लिखना है, लिख लो, मतलब इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर पर होंगे, ये मेन ध्यान रखना है। इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली प्रिमिटिव यूनिट सेल में। मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देख रहे हो ओनली कॉर्नर पर प्रेजेंट है प्रिमिटिव यूनिट सेल में। सेंटर्ड, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो होंगे ही, साथ साथ अदर प्लेस पर भी होंगे अलोंग विथ अदर पोजीशन।
Means in case of non-primitive unit cell, constituent particle is present at corners along with other positions. तो मैं शॉर्ट में लिख दिया कॉर्नर्स पर भी होंगे और अदर पोजीशन पर भी होंगे. बट इन केस ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, constituent particles are present at corners only. अब ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल 3 तरह के होते हैं. एक इसमें body centered unit cell, body centered. यूनिट सेल मतलब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो होंगे ही, साथ साथ नाम से ही पता लगता है बॉडी के सेंटर्ड पर होंगे. मतलब यहाँ पर कॉर्नर के साथ साथ कहाँ होंगे, बॉडी सेंटर्ड पर. यहाँ बना दिया देखो, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर्ड पर. फिर ये डायग्राम बना लेना है, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर्ड पर भी होंगे. दूसरा इसमें जो होता है उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो होंगे ही, साथ साथ ईच फेस सेंटर्ड. मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ सभी फेसेस के सेंटर पर प्रेजेंट होंगे. जैसे मैं बनाऊं इसी डायग्राम में, तो ये तो कॉर्नर पर हुआ ओनली, और हर एक फेस के सेंटर पर देखो. लिख लिए. तीसरा होता है दैट वन, इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो होंगे ही, साथ ही साथ लिख लीजिएगा वन अपोजिट फेस. क्या मैं बोलना चाह रहा हूं समझें इसको, कि कॉर्नर्स के साथ साथ वन अपोजिट फेस पर प्रेजेंट होंगे. मतलब मैं डायग्राम इधर बना दे रहा हूं, देखिए इधर कॉर्नर पर तो हैं ही, साथ ही साथ अपोजिट फेस पर. मतलब अगर ऊपर होगा तो नीचे होगा, ऐसा नहीं कि यहां पर होगा और एक यहां होगा. अपोजिट फेस पर, अगर यहां पर होगा तो इसके नीचे होगा, अगर यहां होगा तो यहां होगा, अगर अंदर होगा तो बाहर होगा, एक अपोजिट फेस पर. मतलब अगर मैं यहां पर बना दूं तो एक और कहां होगा, यहां होगा. यही चीज मैं बोलना चाहता हूं. कॉर्नर के साथ साथ वन ऑफ द अपोजिट फेस पर एटम्स प्रेजेंट रहते हैं. तो अभी मैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ाया, 2 तरह का होता है. एक को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल. प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर पर प्रेजेंट रहते हैं.
दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसमें कॉर्नर के साथ साथ अदर पोजीशन, अदर पोजीशन बोलने का मतलब जैसे बॉडी सेंटर में अदर पोजीशन बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर में ईच फेस सेंटर, और एंड सेंटर में वन ऑफ द अपोजिट फेस। हाँ, अपोजिट फेस का बोलने का मतलब होगा जैसे कॉर्नर पर तो है, जैसे अपोजिट फेस यहां पर अगर एटम प्रेजेंट है ना, तो इसके अपोजिट फेस कौन है, ये वाला यहां प्रेजेंट होगा। अगर मान लो कि कोई बनाएगा ऐसे कि हम यहां बनाएंगे, तो इसका अपोजिट फेस कौन होगा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, एटम तो दो जगह रहना है, ऊपर भी होगा तो नीचे भी होगा, ऐसा नहीं कि ऊपर खाली है नीचे नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं, अगर कोई ये बनाएगा और ये बनाएगा तो हम बोलेंगे गलत है, ये एंड सेंटर नहीं है। एंड सेंटर का मतलब है अगर आप इधर बनाए हो तो दूसरा एटम इसके अपोजिट रहना चाहिए, अपोजिट वाला फेस पर। अगर कोई बनाएगा अंदर वाला तो दूसरा कहां रहना चाहिए, बाहर। समझ गए ये? फिर उसके बाद लिखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, contribution of atoms at various positions in unit cell. Contribution of atom at various position in a unit cell. सबसे पहला देखिए आप, पहला देखिए बॉडी सेंटर्ड, समझिए इसको। यूनिट सेल बना लेते हैं। मिस अभी क्या जानना चाहते हैं, अगर इस यूनिट सेल में मेरा एटम जो है अगर बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना लेंगे, इसका कंट्रीब्यूशन कितना लेंगे? तो देखो, ये जब एटम बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है तो 100% अंदर ही होगा ना, रूम के अंदर ही होगा ना। अगर मान लो कि ये एक रूम है, उस रूम के ऊपर मैं एक बीच में एक फुटबॉल रख दूं, तो वो जो फुटबॉल्स होगा पूरे रूम के अंदर ही होगा ना, 100% अंदर होगा ना। तो अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कोई भी एटम्स अगर बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे कि ये 100% इनसाइड है। 100% इनसाइड का मतलब होता है इसका कंट्रीब्यूशन कितना लेंगे, 1 लेंगे। पूरा का पूरा फुटबॉल, पूरा का पूरा एटम्स रूम के अंदर है, यूनिट सेल के अंदर है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 1 लेना है। अब दूसरा देखें, फेस सेंटर पर देख रहा हूं, देखिए जैसे यहाँ पर अगर मान लो कि अभी एटम्स यहाँ पर फेसेस पे पड़ा हुआ है, जैसे ये जो पहले रूम था ओल्डर रूम था, तो अगर मान लो कि वहां पर एटम प्रेजेंट है तो ऐसा होगा, ये यूनिट सेल था जो पहले क्लासरूम था, दैट इज ए यूनिट सेल। क्लासेस रहता तो थोड़ा समझाने में इजी होता है, बट अब क्लासेस ही नहीं है तो पूरा हॉल को क्लासरूम मानना पड़ेगा। तो देखो अभी तो है ना, ये हॉल पूरा मान सकता है कि एक यूनिट सेल है। तो अगर एटम वहां पर प्रेजेंट है, फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है, तो इस रूम में कितना है, हाफ ही है ना, आधा होगा, आधा फुटबॉल का आधा पोर्शन इस रूम में होगा, इस यूनिट सेल में होगा, आधा पोर्शन इस रूम के बाहर होगा। समझ रहा है ये चीज? तो ये अगर यूनिट सेल है, अगर फेस सेंटर पर एटम्स को रखे हो तो 50% अंदर होगा और 50% बाहर होगा। तो हम बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं कि 50% इनसाइड है। 50% इनसाइड का मतलब होता है इसका कंट्रीब्यूशन कितना लेंगे, हाफ लेंगे। अगर कोई भी एटम्स फेस सेंटर पर प्रेजेंट रहेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन हाफ लिया जाएगा, बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट रहेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 लिया जाएगा।
तीसरा है दैट वन इज एज सेंटर। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना ले 1/4। बिल्कुल बिल्कुल सही। अभी यहाँ पर बोलो, यहाँ पर है कुछ। तो जैसे ऐसा है ना, यूनिट सेल, ये रूम, इसके बगल में रूम, इसके ऊपर रूम, उस बगल वाला रूम के ऊपर में भी रूम है। तो अगर मैं अभी एटम्स को यहाँ पर रख दूं, इस रूम में तो है ही, साथ ही साथ इसके बगल वाला रूम में भी है, साथ ही साथ इस रूम के ऊपर वाला रूम में भी होगा, साथ ही साथ इस बगल वाला रूम के ऊपर वाला रूम में भी होगा। मतलब अगर कोई भी एटम एज सेंटर पर है दैट इज शेयर्ड इन 4 अदर रूम, तो इस रूम में कितना है 25%। समझ गए ये चीज? तो हम यही बोल रहे हैं कि इसका ये इस रूम के अंदर कितना है 25% इनसाइड है। 25% इनसाइड का मतलब होता है इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 लेंगे। फोर्थ वन इज कॉर्नर्स, एट कॉर्नर्स। अगर कोई भी एटम्स अगर कॉर्नर पर प्रेजेंट रहेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना लिया जाएगा 1/8। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। लो आप लोग पहले से काफी कुछ जानते हो, ये चैप्टर्स में आप लोगों को काफी पकड़ है। रटा हुआ है। 1 साल। अच्छा हाँ, ये सब सिंपल पार्ट भी होता है, ये सब 12th में भी पढ़े होगे। 12th में भी ये सब तो एग्जाम के लिए सीबीएसई का सिलेबस में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आता है। अच्छा, ये सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया था, बिल्कुल सही बोला आपने, सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया था। बट जो बंगाल वाला बोर्ड होता है उसमें तो था, एचएस में जो आप लोग का होता है उसमें इंक्लूडेड था। सब पढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा आप लोग का सिलेबस भी डिफाइंड नहीं लगता है। कौन सा बुक पढ़ता था बच्चा लोग? अच्छा, बहुत डिफरेंस है। जैसे हम लोग के तरफ अगर देखा जाए, हम लोग का बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड होता है, तो उसमें उसमें तो एक तरह से जैसे बिहार बोर्ड का गलत इमेज फैला हुआ है, सब जगह गलत इमेज फैला हुआ है। बट सब जगह होता है, ऐसा नहीं कि चोरी खाली बिहार बोर्ड में ही होता है, अदर बोर्ड में भी होता है। बट उसको होता है ना कि ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया है। तो उसमें जो सिलेबस में बात कर रहा था, सिलेबस जो है तो जो भी सीबीएसई का जो सिलेबस है ना, उसका भी वही सिलेबस है, कोई डिफरेंस नहीं हर एक जगह का। बट यहाँ पर कैसे डिफरेंस है देखो, धीरे धीरे अभी ममता गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद देखो किसका गवर्नमेंट आता है, इसी का आता है या किसी दूसरा का आता है। हाँ, 21 में इलेक्शन है तो गवर्नमेंट काफी सतर्क है। नहीं तो देखो अदर गवर्नमेंट, अब कोटा आज के समय आज 18 या कितना तारीख, 18 या 19, हाँ, फ्रॉम 18 जनवरी से जो राजस्थान गवर्नमेंट है, जो गहलोत गवर्नमेंट है, उन्होंने पूरे राजस्थान को खोल दिया। मतलब कोटा इज ओपन नाउ, मीन्स यू कैन गो एंड स्टडी देयर। ऑफलाइन एजुकेशन वहाँ पर चालू हो गया कोटा में। बट ये गवर्नमेंट अभी जो यहाँ का गवर्नमेंट है कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप है। क्यों? अच्छा, बाइक भी देंगे। ये देने लेने का कॉन्सेप्ट ना सबसे पहले किधर से शुरू हुआ? साउथ के तरफ, उधर टीवी फ्रिज सब इलेक्शंस में बांटा जाता है, देने लेने वाला कॉन्सेप्ट। अब सब गवर्नमेंट, जैसे कुछ दिन में जैसे यूपी गवर्नमेंट, अखिलेश जो अभी वैक्सीन नहीं लगाने को लेकर बवाल बना रहे थे, हाँ, तो वो भी गवर्नमेंट जैसे है ना, तो वो लैपटॉप बांटने का परंपरा शुरू की है। तो ये सब गवर्नमेंट अपना पॉलिसी होता है। चलो, तो इसको देख लो, तो ये कितना परसेंट है? ये मैं बोल रहा था कि 12.5% इनसाइड।
चलो तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगले क्लास में इसको और फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो इसको पढ़ कर आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे अगले क्लास। थैंक यू सर। अच्छा ये माइक में लेकर चला है।